जरूरी सुना। एक मदारी था और मदारी के पास, मेरी आवाज सुन रही हैं आप लोग? एक मदारी था और मदारी के पास में एक पालतू तीतर था। तीतर जानते नहीं जानते आप लोग? तीतर होता नहीं होता यार? होता है ना, हमारे यहाँ तो होता है भाई, बगल में काला तीतर भी होता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज की पूर्वी चंपारण जिले में चकई विधानसभा की, पिपरा विधानसभा की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी, राजगीर राम जी, और हमारे जिले के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद जी, और हमारे जो जिले के प्रभारी हैं नागेंद्र साहनी जी, और साथ ही चांद भाई जी के साथ में तमाम मेरे बड़े साथीगण जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं मंच पर बैठे हुए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मेरे सामने तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज की ये सफल मीटिंग ये संदेशा भेज रही है नीतीश कुमार जी के कुशासन को और RJD के परिवार को भी, कि अब आपकी छल की जो राजनीति है चलने वाली नहीं है। अब बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार बिहार में रह करके रहने वाले हैं। ये अंगड़ाई दिखाई पड़ रही है, और जैसे जैसे नीला झंडा पूरी ताकत के साथ में बिहार में बढ़ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार जी की और RJD वालों की नींद रात में गायब होती नजर आ रही है। उन्हें मालूम हो गया है बहुत दिनों तक ये गरीब बहुजन समाज के लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनको अधिकार देना पड़ेगा। लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है, लड़ाई सत्ता की है। और सत्ता किस लिए? आप सबको मालूम भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे, पढ़ लिखकर लंदन से जब वापस आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के लोगों से तमाम तरह की बातें करते थे और उससे कहते थे कि इस देश में 85% लोग जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, उनके पास रहने के लिए जमीनें नहीं है, खेती बाड़ी के कोई साधन नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। तो आप उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करिए, उनको नौकरी दीजिए, उन्हें जमीनें दिलवाइए, शिक्षा का माहौल बनाइए, स्कूल खुलवाइए। लेकिन कांग्रेस के लोग बाबा साहब की बातों को अनसुना कर देते थे। तमाम प्रयासों के बाद बाबा साहब ने कहा देश का बंटवारा हो गया, 56 लाख हेक्टेयर जमीन जो लोग छोड़ करके भारत में गए, वो 56 लाख हेक्टेयर जमीन इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बांट दीजिए, ताकि ये लोग भी अपने मकानों में रह सकें, अपनी जमीन पर खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन कांग्रेस और इन कंपनी ने इस बात को नकार दिया, कहा नहीं, हम आपको ये जमीनें नहीं दे सकते। उनके लोगों ने कहा अगर ये जमीनें बहुजन समाज के लोगों को बांट दी जाएंगी तो हमारे हवेलियों में, हमारे खेतों में काम कौन करेगा? ये सोच कांग्रेस की रही, और उसी सोच को लेकर के आज नीतीश कुमार चलते हैं, उसी सोच को लेकर के आज RJD वाले भी चलते हैं। आप सबको मालूम भी है 2007 में D बंदोपाध्याय कमीशन बनाया गया था बिहार के अंदर, जमीन को बंटवारे को लेकर के कहा भूमि सुधार कानून होगा, जिसमें तमाम जो भूमिहीन लोग हैं, जो उनके पास घर नहीं है, उन लोगों को 10-10 डेसिमल जमीन देने का काम बिहार में किया जाएगा। 10-10 डेसिमल जमीन देने का काम किया जाएगा। और 2009 से लेकर के 2025 हो गया, नीतीश कुमार जी ने कोई भी जमीन देने का काम नहीं किया।
जमीन दिया क्या आप लोगों को? और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक एक हेक्टेयर जमीन, यहां पे जो 74% की आबादी गांव में बिहार में रहती है, उसके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, वो खेतों पे मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ऐसे परिवारों को एक एक हेक्टेयर जमीन देने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी भूमाफियाओं से डर गए, भूमाफियाओं से डर गए और वो जमीन आज तक बांटने का काम नहीं किया। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन बीएसपी का नीला झंडा पटना की विधानसभा में ताकत के साथ में आएगा, 2-2 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को देने का काम किया जाएगा। और ये हम ऐसे नहीं बात कर रहे, मैं हमारी बात नहीं करता, पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज के नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी कभी इधर उधर की बातें नहीं करती, जो कहती हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाती भी हैं। यही एक प्रूफ है और हमने करके भी दिखाया। जब उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो गुंडे मवाली नेपाल भाग गए, गुंडे मवाली बलात्कारी भूमाफिया जंगल माफिया सब गायब हो गए, क्योंकि बहन जी की सरकार में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। क्या हिम्मत थी किसी के अंदर? आप लोग तो पास में रहते हो, इसके आगे गोपालगंज और गोपालगंज के आगे फिर उत्तर प्रदेश लग जाता है। तमाम लोगों की रिश्तेदारियां भी होंगी उत्तर प्रदेश से, है कि नहीं है? तमाम मेरे भाई बहनें ऐसे होंगे जिनकी शादी बरातें उत्तर प्रदेश से रही होंगी, और उत्तर प्रदेश में आपने उत्तर प्रदेश का शासन माननीय बहन जी का भी देखने का काम किया हो। पूरे देश में डंका बजा, पूरे विदेश में डंका बजा कि कोई भी शासन करने का नंबर 1 तरीका है, कोई सबसे बड़ी नेता अगर कोई है जिनके शासन में गुंडे मवाली बलात्कारी भूमाफिया डर के थर 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 कांपते हैं, तो वह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और यही नहीं, गुंडे मवाली भी छोड़ दीजिए, अधिकारी कांपते थे, अधिकारी कांप रहे थे। जब माननीय बहन जी मीटिंग अधिकारियों को बुलाती थी तो अधिकारियों की बीवी हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, सुबह से लेके पूजा करती थी और कहती थी आज मेरे पति को बचा लेना, ऐसा ना हो बहन जी आज इनको ले डालें, आज इनको सस्पेंड कर दें, कहीं ऐसा ना हो टर्मिनेट हो जाए आज। तो ये खौफ अधिकारियों के अंदर था और अधिकारी 9 बजे कुर्सी बैठता था, 9 बजे आदेश था बहन जी का कि जो अधिकारी 9 बजे कुर्सी पे नहीं बैठेगा, गरीबों की आवाज नहीं सुनेगा, गरीबों के काम नहीं करेगा, 3 नोटिस में उसे निकाल के नौकरी से बाहर कर देंगे। सारे अधिकारी 9 बजे कुर्सी पे बैठ के गरीबों के लिए काम करते थे, गरीब गुरबा के लिए काम करते थे। वो सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे भाई ने करके दिखाया। और आज नीतीश जी की सरकार है। अभी कुणाल किशोर जी बात कर रहे थे, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, अटपिछड़ा के साथ में, बच्चियों के साथ में बलात्कार आए दिन होता है, आए दिन हो रहा है। मैं खुद मैंने देखा है, मैंने कई मंजरों को मैंने देखा है। मुजफ्फरपुर पारू में मैं गया था, बच्ची का बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई और 1 नहीं 2 नहीं, तमाम उस पे हथियारों से उस पे हमला किया गया, सर में छेद कर दिया गया, पीठ में छेद किया गया, चाकू भोंका गया, पत्थर से कुचला गया उस बच्ची को। बच्ची थी वो, 16 साल की बच्ची थी मात्र। और जब रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिख दिया कि ये इसकी उम्र 15-16 साल है। मामला हाई लेवल पे हो गया, बहन जी तक बात पहुंची, बहन जी ने इस बात को उठाया, मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया। उसके बाद पुलिस को वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और पुलिस बोलती है कि वो बच्ची नहीं थी, वो 20 साल की महिला थी। माने डॉक्टर बोलता है उस बच्ची की उम्र 15-16 साल है, डॉक्टर बोल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलती है, लेकिन पुलिस का अधिकारी बोलता है वो महिला थी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल ये नीला झंडा हाथ निशान विधानसभा में पूरी ताकत के साथ में पहुंचने वाला।
और जिस दिन पहुंच जाएगा तो वैसे अधिकारियों की, ऐसे डॉक्टरों की खैर नहीं जो हमारी गरीब बच्चों की रिपोर्टों को बदलने का काम करते हैं। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आने वाला है, आरजेडी के भी लोग आएंगे, नीतीश कुमार के भी लोग आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे नहीं आएंगे, और तमाम तरह के तमाम लोग बातें भी करेंगे। कोई कहेगा कि हम हैं अभी जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। कहेगा नहीं कहेगा? नीतीश बाबू बोलेंगे हमने कराई है, आरजेडी वाले बोलेंगे हमने कराई है। लेकिन अभी आपके सामने शंकर महतो जी ने पूरी बात आपको समझाई है। सच्चाई यह है, अगर बीएसपी नहीं होती तो आज पिछड़ा का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बैठ के कुर्सी पर कभी बैठ नहीं पाता, कभी नहीं बैठ पाता। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कानून मंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में दलितों और आदिवासियों को साइमन कमीशन के, जो कमीशन आई थी साइमन कमीशन, उसके जरिए दलितों और पिछड़ों को माने कि एससी एसटी के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन दिलवा दिया और कानून मंत्री बने। कानून मंत्री बनने के बाद पिछड़े समाज के लोगों ने एक सम्मेलन लखनऊ में बुलाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां पर बुलाया गया और पिछड़े समाज के लोगों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने देश के अंदर एससी एसटी के बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, नौकरी का अधिकार दे दिया। उनके बच्चे, आपके बच्चे तो पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन हमारे ओबीसी के बच्चे कहां जाएंगे? अति पिछड़ा समाज के बच्चे कहां जाएंगे? ये पढ़ाई कैसे करेंगे? नौकरी नहीं पाएंगे। जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो नौकरी भी नहीं पाएंगे, तो ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? कैसे मान सम्मान के साथ देश में रहेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहीं पर 25 अप्रैल 1948 के लखनऊ की सभा में बोला कि आप परेशान ना होइए, मैं आपके बच्चों के लिए भी संविधान में कुछ ना कुछ करके जाऊंगा ताकि आपके बच्चे भी मान सम्मान के साथ देश में राज कर सकें। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के संविधान के अंदर आर्टिकल 340 की व्यवस्था कर देते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा समाज के बच्चों को उनकी आबादी के अनुसार शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन आने वाली सरकारें देने का काम करेंगी। और ये देन किसकी है? ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है कि अगर आज पिछड़े समाज के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, पिछड़े समाज के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कराने की देन किसकी है? ये देन मानवर कांसीराम साहब की है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें तमाम तरह का अधिकार दिए, संविधान के अधिकार दिए और उसी संविधान के तहत, अधिकारों के तहत आज यहां तमाम दलित समाज के बच्चियां बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मेरे पिछले समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो आप कुर्सी में बैठे हुए तो देन किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। आप कुर्सी में बैठे हुए देन किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। आप अच्छे कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं तो देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। ये देन किसी और की नहीं है, ये देन संविधान की है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तमाम ताकतें, तमाम मनवादी ताकतें हमारे संविधान को खत्म करने में लगी हुई। वो कहती हैं संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ में कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के संविधान में आंच नहीं आने देंगे, जान दे देंगे लेकिन संविधान पे खरोच भी नहीं आने देंगे। आप अपने मंसूबों को अपने पास रखिए, हम संविधान को हिलने भी नहीं देंगे। और ये मैंने यहां नहीं, मैंने खुले तौर में पार्लियामेंट के अंदर ही बोला था कि बाबा साहब के संविधान में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके साथ में कोई खिलवाड़ करेगा। अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके बाबा साहब के सम्मान को बचा करके रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चुनाव आने वाला है, लेकिन आपके मन में आता होगा चुनाव किस लिए है? कभी कभी हमारे लोग सोचते हैं कि चुनाव तो हर 5 साल में आता है, चुनाव में आएंगे, वोट डाल देंगे और क्या होगा।
कभी आरजेडी वाला आएगा तो मुर्गा खिला देगा, कोई बिरयानी खिला देगा, कोई बीजेपी वाला आएगा 500 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा। जो 1000 रुपया देगा उसको वोट दे देंगे। लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि इस देश के अंदर जो मेरा बहुजन समाज है, जो गरीब है, ये इस देश का राजा कैसे बनेगा, राजा बनाने के कौन सा तरकीब हमारे पास है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को वोट की ताकत दी जाए। कांग्रेस कह रही थी कि इस देश के अंदर गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस बोल रही थी। उस वक्त कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार उनको होना चाहिए जो कम से कम मैट्रिक पास हो, जिनकी इनकम 5000 रुपए कम से कम हो, ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, वोट देने का अधिकार भारत के हर नागरिक को होना चाहिए, हर जाति धर्म के लोगों को होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी पैरवी करी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें वोट की ताकत दिलाने में सफल हो गए। और जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का ताकत दिलाया, वोट की पावर दिलाई, वोट का अधिकार दिलाया, उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराए। बाबा साहब की कोई फोटो देखो आप, कहीं मूर्ति देख लो, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया नहीं आ गया, मोबाइल में बाबा साहब का नाम डाल दो, कहीं कोई फोटो बाबा साहब को आपको मुस्कुराती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। बाबा साहब जीवन भर दुखी रहे, हमेशा दुखी रहे। बाबा साहब की संतानें खत्म हो गई, बाबा साहब की पत्नी खत्म हो गई, और किस काम में? ताकि मेरा ये बहुजन समाज आगे बढ़ सके। इसी काम को करते करते उनका सारा परिवार खत्म हो गया। कभी बाबा साहब के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आई, लेकिन बाबा साहब ने जिस दिन हमें वोट का अधिकार दिया, उसी दिन बाबा साहब मुस्कुराए। खुशी के मारे कमरे में गए और वायलिन बजाना शुरू कर दिए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो उनके जो पीए थे तो वो उनके पास पहुंचे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपके साथ में 25 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन कभी भी मैंने आपको मुस्कुराते हुए हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन आप आज ऐसा क्या हो गया कि मुस्कुरा भी रहे, हंस भी रहे हैं और खुशी के मारे आप धुन गा रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा देश का, अब राजा मेरे बहुजन समाज से पैदा होगा, क्योंकि मैंने इसे वोट का अधिकार दे दिया, मैंने वोट का अधिकार दे दिया। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, कभी वोट का सौदा नहीं करना। कहा ये वोट तुम्हारे आने वाली नस्लों की तकदीर लिखेगी, आने वाली नस्लों का भविष्य लिखेगी। इसलिए मेरे बच्चों, कभी अपने वोटों का सौदा नहीं करना। अगर आप वोट बेच दोगे तो आप पे जुल्म, जाति, अत्याचार, बलात्कार और गरीबी कभी खत्म नहीं होने वाली। और जिस दिन आपने वोट नहीं बेचा, जिस दिन आपने मान लिया मैं स्वाभिमानी हूं, जिस दिन आपने मान लिया कि बाबा साहब के सिपाही हैं, जिस दिन आपने मान लिया हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और जिस दिन आपने मान लिया कि हम संत रविदास को मानने वाले हैं, अपने वोटों का सौदा नहीं करेंगे, अपनी पार्टी नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी को देने का काम करेंगे, उसी दिन बीएसपी सत्ता में आएगी और तमाम लोग आपके पास में आएंगे। चुनाव आएगा तो फलाने राम, धमाके राम, इधर के राम, उधर के राम, तमाम राम आ जाएंगे। बोलेंगे मैं तुम्हारा फुफ्फा हूं, कोई कहेगा मैं तुम्हारा चच्चा हूं। कहते नहीं कहते चुनाव के समय में आते हैं तमाम राम आ जाएंगे। कहीं आरजेडी से आएगा कोई राम, कोई बीजेपी से राम आएगा, कोई नीतीश जी के यहां से कोई राम आ जाएगा। बोलेगा मैं फलाने राम हूं, मैं तुम्हारा जीजा लगता हूं। कोई कहेगा मैं फलाने राम हूं, मैं तुम्हारा फुफ्फा लगता हूं। कोई मेरा मतलब मामा लगता हूं। अरे बीएसपी को वोट मत दो, बीएसपी तो कमजोर है, बीएसपी नहीं जीतेगी। अरे 500 रुपया लो, साइकिलवा में या लंदनवा में या तीर धनुषवा में लगा दो बटन। बोलते नहीं बोलते हैं? तो इस बार आप तैयार रहिएगा, उनसे बोल देना कि हमारी पार्टी हाथी वाली है, इसके अलावा हमारी पार्टी कोई और नहीं हो सकती। जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, बहन जी बहुत दुखी होती है। बहन जी ने शादी नहीं करी, पता आप लोगों को नहीं मालूम है? बहन जी घर बार छोड़ दी थी, 18 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया। और अभी हम लोग गए थे 19 तारीख में, 17 तारीख में बहन जी के यहां बैठे हुए थे। तो बहन जी ने कहा कि भाई आप लोगों को तो अपना परिवार है, भाई ये आवाज न करिए, आप लोग बैठ जाइए साथ में।
बहन जी ने कहा तो आप लोगों का तो अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, आप लोग अपने परिवार में खुश रहते हो, लेकिन मैंने कोई परिवार नहीं बसाया। मैं चाहती तो मुख्यमंत्री थी, अपना परिवार बसा लेती, लेकिन मैंने कोई अपना परिवार नहीं बसाया, क्योंकि मेरा बहुजन समाज ही मेरा अपना परिवार है और मैं इनके लिए काम कर रही हूं। मैं इनके लिए काम करती रहूंगी आखिरी सांस तक। बोला कि मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने समाज के लिए काम करती रहूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे समाज के बच्चे और बच्चियां ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाए, अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और समाज में बराबरी का दर्जा पा जाए। इनके लिए मैं काम कर रही हूं और आखिरी सांस तक काम करती रहूंगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने वोट बेचने काम नहीं करिएगा। कोई 500 रुपया तो छोड़ दिए, 5000 रुपया भी आपको देने काम करे तो उसे भगाने काम करिएगा और अपने वोटों का सौदा नहीं करिएगा। और आपने अगर अपने वोटों का सौदा नहीं किया, अपने वोटों को बचा के रखा और नीले झंडे हाथ निशान वाले बटन के सामने आने वाले चुनाव में आपने बटन दबा दिया तो आप समझ लीजिए आपने बाबा साहब के संविधान को जिंदा कर दिया, आपने बाबा साहब की ताकत को जिंदा कर दिया, महेंद्र कांशीराम साहब के जिंदा कर दिया और बहन जी को पूरे देश में ताकत देने का काम कर दिया। ये चीजें आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के समय तमाम मदारी आएंगे। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको, जरूरी सुनाना। एक मदारी था और मदारी के पास, मेरी आवाज सुन रही आप लोग, एक मदारी था और मदारी के पास में एक पालतू तीतर था। तीतर जानते नहीं जानते आप लोग? तीतर होता नहीं होता यार, होता है ना, हमारे यहाँ तो होता है भाई, बगल में काला तीतर भी होता है। मदारी के पास तीतर था एक, और मदारी अपने तीतर को डेली काजू बादाम खिलाए, काजू बादाम मुनिक्कत जो होता सब खिलाए। तो मदारी का जो तीतर था मोटा हो गया, बड़ा हो गया, अंग्रेजी बोलने लगा। तो मदारी अपने तीतर को लेके जंगल में गया और जंगल में झोले से निकाल के उसने डाल दिया। और उस पालतू तीतर ने, मदारी के तीतर ने क्यों क्यों की आवाज निकाली। तो जंगल में जो गरीब गुरबा लोग थे, जंगल में रहते थे, तो वो कहे यार कोई हमारा भाई आया है, तीतर है, अंग्रेजी बोल रहा है, आओ चलो देखते हैं कोई हमारे रिश्तेदार होगा शायद। तो सारे जंगली तीतर अपने बिलों से निकल के उस पालतू तीतर के पास पहुंच गए और जैसे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे तीतर जाल में फंस गए। मदारी आया, अपने पालतू तीतर को पकड़ा, उसे काजू बादाम खिलाया और झोले में रख लिया। और उसके बाद जितने भी वहां जंगली तीतर थे उनको पकड़ के बढ़िया काट के छौंक के उसने खाया पिया और मस्त होकर के आगे की तरफ चल गया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी चुनाव के समय में भी ऐसे पालतू तीतर दूसरी पार्टियों से, विरोधी पार्टियों से छोड़ दिए जाएंगे और वो आपको बहकाने का काम करेंगे। इसलिए आपको बहकने की जरूरत नहीं है। आप इस बार कसम खा लीजिए कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और भाती वाले बटन के सामने बटन दबाने का भी काम करेंगे। अभी हमें जब मैं इधर आया तो मालूम हुआ कि अभी दलितों की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा था। अभी सुनने को मिला बीएचयू के अंदर एक कुशवाहा समाज की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। ये मेरे को इधर साथी लोगों ने बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो देश के अंदर पार्टियां हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रही, वो बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए काम कर रही, अमीरों के लिए काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी काम नहीं हो रहा। और बीएचयू कहां है? बीएचयू बनारस में है कि नहीं है? बीएचयू कहां है? बीएचयू बनारस में। और बनारस का सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री जहां से सांसद है, जहां से उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आती है। और वहीं पर बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी, गुंडे मवाली के अंदर किसी बहू बेटी की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर जमीन का बंटवारा हो तो बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर गुंडे मवालियों को जेल के अंदर डालना है तो बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले तो बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो
तो बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपनी पार्टी आपकी पार्टी है। किसकी पार्टी है? जरा हाथ उठा के बताइए, बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है? अभी बहुत लोग नहीं उठा रहे, मेरी माताएं बहनें नहीं उठा रही। आपकी पार्टी नहीं है क्या? हिम्मत उठाइए आप बहन जी की, आप शेरनी बहना की बहनें हैं, आपकी पार्टी है कि नहीं है? तो इसको जिताने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको जगाने का काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। आप प्रत्याशी समझ लीजिए, अपने आप को प्रत्याशी मान के आने वाले चुनाव में बीएसपी को मजबूत भी करेंगे और बीएसपी के प्रत्याशियों को वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। ये भी समझ लीजिए, ये गरीब गरीबा की पार्टी है।